नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनाई सरकार की 2 साल की उपलब्धियां। भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की जताई प्रतिबद्धता। विपक्ष पर अवरोध खड़ा करने का आरोप। एनडीए सरकार की दूसरी सालगिरह समारोह पर राहुल गांधी की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, सरकार को नहीं, किसानों की आत्महत्या की फिक्र, जश्न मनाने में मशगूल। टिहरी में लगातार बादल फटने से 50 से ज्यादा घर तबाह, एक की मौत, 4 धाम यात्रा बाधित। केदारनाथ के रास्ते में फंसे सैकड़ों तीर्थयात्री। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 40 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, 9 महिलाएं समेत कई इनामी नक्सली शामिल। और इराक के फलुजा शहर में बिगड़े हालात। आईएस आतंकियों को निकालने के लिए हमले तेज, 50,000 से ज्यादा लोग फंसे। खबरें विस्तार से। एनडीए सरकार की दूसरी सालगिरह मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुशासन के जरिए पिछले 2 सालों में बदलाव आया है। उन्होंने भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने और सालों साल से लूट का शिकार बने लोगों के लिए जीवन को आसान बनाने की प्रतिबद्धता भी जताई। देशवासियों को नमस्कार। इंडिया गेट पर एक नई सुबह नाम से आयोजित मेगा शो के समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने विपक्षी दल पर अवरोध खड़ा करने के एजेंडे पर चलने का आरोप लगाया और कहा कि जनता सच ढूंढ सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के हर कदम का बारीकी से मूल्यांकन होना चाहिए। एक तरफ विकासवाद है, दूसरी तरफ विरोधवाद है। और विकासवाद और विरोधवाद के बीच में ये जनता जनार्दन दूध का दूध और पानी का पानी करके क्या सत्य है, कितना सत्य है, इसको भली भांति नाप सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार की बुराई पर अंकुश लगाना सरकार का मुख्य मकसद रहा है और लोग इस मामले में पिछले शासन से तुलना कर सकते हैं। दीमक की तरह भ्रष्टाचार ने इस देश को अंदर से खोखला कर दिया है, तबाह कर दिया है। हमारे हर सपनों को चूर चूर करने की ताकत किसी एक दिमक में है तो उस दिमक का नाम है भ्रष्टाचार। 2 साल में मोदी सरकार की ओर से कुछ नहीं करने की कांग्रेस की आलोचना को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके प्रशासन ने कड़ी मेहनत में कोई कोताही नहीं की। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा बदलाव लोगों में विश्वास जगाना और उनकी आकांक्षा पूरी करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एनडीए सरकार के 2 साल पूरा होने पर आयोजित समारोह को लेकर बड़ा हमला बोला। बिजली पानी के संकट को लेकर दिल्ली में कांग्रेस के मशाल जुलूस के दौरान उन्होंने कहा, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार जश्न मनाने में मशगूल है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी झूठे वादे करने का आरोप लगाया। दिल्ली में बिजली और पानी की किल्लत के विरोध में कांग्रेस के मशाल जुलूस के दौरान पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी के बीच राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में पानी को लेकर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार जश्न मनाने में मशगूल है। पूरे देश में सूखा पड़ा हुआ है। विदर्भ में, महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में किसान आत्महत्या कर रहा है, मार रहा है अपने आप को। और आज यहां पे इंडिया गेट में 2 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, बॉलीवुड के लोग आए हुए हैं, नाच गाना हो रहा है।
राहुल गांधी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी जमकर आलोचना की। मोदी और केजरीवाल से खुद को अलग करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो महात्मा गांधी की विचारधारा के मुताबिक सत्य की राजनीति में विश्वास करते हैं, न कि झूठे वादे करने में। ऐसे भी हो सकता है कि एक दो बार आप सब लोगों का बेवकूफ बना दो, मगर ये नहीं हो सकता कि आप सब लोगों का हर बार बेवकूफ बनाओ। मोदी जी और केजरीवाल जी ये सोचते हैं कि हम हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति का हर बार बेवकूफ बना सकते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सिर्फ सम, विषम और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर बोलते हैं, लेकिन काम नहीं करते। साथ ही उन्होंने केजरीवाल पर गरीबों के दर्द को लेकर असंवेदनशील होने का आरोप भी लगाया। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एनडीए सरकार 2 साल में नई नौकरियां पैदा करने में पूरी तरह से विफल रही। पार्टी नेता पी चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि देश भर में निराशा और उदासी का माहौल है और 2 साल के जश्न में जनता शामिल नहीं है। कांग्रेस ने शनिवार को बुकलेट जारी कर आर्थिक मोर्चे पर केंद्र की एनडीए सरकार की नाकामियां गिनाई। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि कृषि से लेकर उद्योगों तक हालात खराब हैं और नई नौकरियां नहीं होने से युवाओं में रोष है। Where are the jobs? The most notable failure of the NDA government has been in job creation. The ferment in universities can be partly attributed to the bleak future faced by university graduates. पूर्व वित्त मंत्री ने मेक इन इंडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये योजना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है और इससे सरकार और आरबीआई में तालमेल की कमी दिख रही है। पी चिदम्बरम ने जीडीपी वृद्धि दर के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। If calculated under the methodology of the old series, the estimate for 2015-16 would be about 5% and not 7.6%. The average citizens need jobs and incomes. They do not consume GDP numbers. उधर बीजेपी का कहना है कि यूपीए ने चौपट अर्थव्यवस्था सौंपी थी, जिसे एनडीए सरकार ने आकर्षक बना दिया है। चिदम्बरम जी इस बात पर सोचें कि उनके कार्यकाल में एक मजबूत अर्थव्यवस्था कैसे बिखर गई थी, उसका जवाब वो आज दें। हालांकि जनता ने 2014 में वो जवाब उनको दे दिया है। अब उस बिखरे हुए अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। 26 मई को एनडीए सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार जहां देश भर में अपनी उपलब्धियां बताने में जुटी है, वहीं कांग्रेस सरकार की नाकामियां गिना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाया गया है। अंबिका सोनी पंजाब से चुनाव लड़ेंगी। कपिल सिब्बल को उत्तर प्रदेश से उतारा गया है। कर्नाटक से ऑस्कर फर्नांडिस और जयराम रमेश उम्मीदवार होंगे। वहीं कर्नाटक से एक और उम्मीदवार का फैसला राज्य नेतृत्व करेगा। उत्तराखंड से प्रदीप टमटा चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश से विवेक तनखा और छत्तीसगढ़ से छाया वर्मा उम्मीदवार होंगी। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु विधानसभा की 2 सीटों अरवाकुरुची और तंजावुर के लिए होने वाले चुनाव रद्द करने की सिफारिश की है। चुनाव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब मतदाताओं को प्रभावित करने के सबूत मिलने के बाद ये कदम उठाया गया। आयोग ने तमिलनाडु के राज्यपाल से ये सिफारिश की है। इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों से 8 करोड़ रुपए और 2500 लीटर शराब बरामद की गई। इसके अलावा साड़ी, धोती और चांदी जैसे गिफ्ट भी बरामद किए गए। अरवाकुरुची और तंजावुर विधानसभा सीटों पर 16 मई को होने वाले चुनाव को स्थगित कर पहले इसे 23 मई और फिर 13 जून को कराने का फैसला किया गया था। मतदाताओं को बड़े पैमाने पर धनराशि और उपहार बांटने की सूचना पर आयोग ने चुनाव से जुड़ी अधिसूचना वापस ले ली है। आयोग ने कहा है कि माहौल अनुकूल होने के बाद ही चुनाव नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। और कांग्रेस नेता वी नारायणसामी पुदुचेरी के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। बैठक में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और महासचिव मुकुल वासनिक पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद थे। नारायणसामी यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री थे। 19 मई को नतीजे आने के बाद से ही अगले मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ था।
कांग्रेस में मुख्यमंत्री को लेकर कई दावेदार हैं। 30 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 15 सीटें और उसकी सहयोगी डीएमके को 2 सीटें मिली हैं। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री ने कश्मीरी विस्थापितों को वापस लाने का भरोसा दिलाया है। विधानसभा में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि विस्थापितों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हालांकि विपक्ष सरकार के इस दावे पर सवाल उठा रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र के साथ बेहतर संबंधों की वकालत की। उन्होंने कश्मीरी पंडितों की वापसी का भी भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पंडितों को तब तक कॉलोनी में रखा जाएगा जब तक वो खुद को यहाँ महफूज नहीं समझेंगे। कश्मीरी पंडित को वापस लाएंगे, उनको जॉब्स देंगे, उनके लिए यहाँ ट्रांजिट एकोमोडेशन। और जब लास्ट ईयर क्यों ट्रांजिट एकोमोडेशन इसलिए होती है कि जब यहाँ हालात इतने अच्छे हो जाएं, उसके बाद जहां उनको सिक्योर फील करें वो चले जाएं। इससे पहले चर्चा के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पिछले 1 साल में राज्य में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। मेहरबानी करके आप कम से कम इन इश्यूज पे फिर पूरी तरह से फोकस करें, एक डायरेक्शन दे दीजिए, एक विजन दे दीजिए हमें। ये खामोशी का रास्ता अपनाएं। प्रेस वाले जब आपसे पूछते हैं कमेंट के लिए तो आप वहां से कहते हो कि अभी 6 महीने हमें कुछ करने दीजिए फिर इंटरव्यू। हालांकि इस दौरान सदन में विपक्ष ने बाढ़ पीड़ितों के मुद्दे को लेकर अवरोध किया। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसे स्पीकर ने नामंजूर कर दिया, जिसके बाद दोनों पार्टियां सदन से वॉकआउट कर गईं। हमने आज एडजर्नमेंट मोशन दिया था कि ये जो इस वक्त कार्रवाई चल रही है असेंबली की, इसको सस्पेंड किया जाए और डिस्कशन किया जाए। जो फ्लड विक्टिम्स को अभी तक पूरा रिलीफ नहीं मिला, इंडस्ट्री सेक्टर में जो जिनको बहुत नुकसान हुआ है उनको कुछ नहीं मिला। इस मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से सदन में गतिरोध हो रहा है। घाटी में सितंबर 2014 में आई बाढ़ में 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि करीब 1 लाख लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। यहां पर 40 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। हथियार डालने वालों में 9 महिलाएं शामिल हैं। समर्पण करने वालों में कई इनामी नक्सली भी शामिल हैं। पुलिस को इन लोगों की लंबे समय से तलाश थी। इससे पहले भी इस इलाके में बड़ी तादाद में नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। हथियार डालने वाले नक्सलियों को पुनर्वास और दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। और सीबीएसई की 10वीं के नतीजों में एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। 96.36% लड़कियां पास हुई हैं, जबकि 96.11% लड़कों ने सफलता हासिल की। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस बार परिणाम 1.11% कम रहे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के नतीजे शनिवार को घोषित किए गए। क्षेत्रवार आधार पर तिरुवनंतपुरम रीजन 99.87% के साथ सबसे ऊपर रहा, जबकि चेन्नई रीजन ने दूसरा स्थान हासिल किया है। एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम अंतर से जो लड़कियां हैं वो लड़कों से आगे पाई गई हैं। लड़कियों का पास प्रतिशत 96.36 रहा और लड़कों का पास प्रतिशत 96.11। पिछले साल के मुकाबले इस बार 10वीं के नतीजों में 1% से ज्यादा की गिरावट आई है। इस साल सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत 96.21 है, जबकि पिछले साल 97.32% विद्यार्थी पास हुए थे। बच्चों में उत्साह का माहौल है। रिजल्ट आने के बाद एंग्जाइटी थी, पता नहीं क्या हो रहा था, बट उसके बाद अब काफ़ी खुश हूँ। 9.8 एक्सपेक्ट नहीं की थी। पार्टी कर रहे हैं, थोड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, अब इतना अच्छा रिजल्ट आया तो, और काफ़ी लोगों ने विश किया है। 10वीं की परीक्षा 1 से 28 मार्च तक चली थी। इस बार करीब 15 लाख विद्यार्थी सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें करीब 9 लाख छात्र और 6 लाख से ज्यादा छात्राएं थीं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, छोड़
विरासत में इस बार ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की दास्तान सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड के टिहरी और उत्तरकाशी में 3 जगह बादल फटने से भारी नुकसान की खबरें हैं। बादल फटने के बाद से आए मलबे में कई मकान दब गए। गंगोत्री केदारनाथ सड़क पर 20 मीटर हिस्सा पानी के साथ बह गया। एक स्कूल के भी पानी के साथ बहने की खबर है। गंगोत्री केदारनाथ सड़क बंद कर दिया गया है। सड़क के बंद होने की वजह से कई श्रद्धालु बीच रास्ते में फंस गए हैं। दूर दराज का पहाड़ी इलाका होने की वजह से अभी नुकसान का सही अंदाजा लगाना मुश्किल है। हालांकि सरकार ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है और इसी बीच रुद्रप्रयाग समेत उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की भी खबरें हैं। और इधर देश के अलग अलग हिस्सों में शनिवार को आंधी तूफान और बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की कई जगह धूल भरी आंधियां चली। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिले में ओले पड़े, जबकि मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और तटीय तेलंगाना में कई जगह तेज बारिश आई। आंधी और ओलों से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। और अब खबर सूखे और जल संकट की। पाकिस्तान की सीमा से लगे राजस्थान के बाड़मेर जिले को अकाल का घर और अफसरों के लिए काला पानी कहा जाता है। दशकों से बनी ये पहचान अब इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा के पानी से थोड़ी बदल रही है, मगर इस साल जिले को भयंकर सूखे और जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। बाड़मेर के 2206 गांव बुरी तरह से अकाल के पंजे में फंसे हैं। राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। थार की गोद में बसा राजस्थान का बाड़मेर जिला, दूर तक रेत का समंदर और पाकिस्तान से सटी सीमा। देश के बाकी जिलों की तुलना में यहाँ जिंदगी आसान नहीं। जिला मुख्यालय तक पहुँचने के लिए कुछ गांव से 180 किलोमीटर तक का सफ़र करना पड़ता है। 16 साल में पड़े 14 अकाल ने ग्रामीणों को तोड़ कर रख दिया है। ज़्यादातर इलाका इस साल फिर गंभीर सूखे और जल संकट की चपेट में है। बायतू पंचायत के 11 गांव की 7000 आबादी भी बूंद बूंद पानी को मोहताज हैं। 70% से अधिक हमारा अकाल घोषित है गांव, लेकिन फिर भी अभी तक कोई सारे पानी की व्यवस्था इस गांव में नहीं हुई है, जो लोगों की हालत बहुत बेहद खराब है। पानी के लिए मीलों सफ़र करना पड़ रहा है। न पैदावार हुई है और न जानवरों के लिए चारा। ऐसे में सैकड़ों मवेशी चारे पानी की वजह से दम तोड़ रहे हैं, तो किसान पलायन को मजबूर हैं। भूमाफिया की तरह जल माफिया है, वो सारा पानी बेचने में लगे हुए, पशुओं की बुरी हालत है। कोई इंतजाम नहीं कियो है, हमारे गऊ भूख मरे, पानी है नहीं, सुविधा है नहीं, कुछ की है नहीं है, सब मर जाए भूख। सरकार ने जिले के 2206 गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित कर दिया है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में अभी तक पशु शिविर, चारा डिपो और टैंकरों से पानी की आपूर्ति का इंतजाम नहीं हो पाया है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि उसकी तरफ से हर मुमकिन मदद दी जा रही है। अकाल के समय में जो भी गतिविधियां प्रशासन को संचालित की जानी होती है, वो हम सारी गतिविधियां आगे बढ़ के चला रहे हैं। पूरे जिले में लगभग 1600 के करीब ऐसे पॉइंट है जहां पर हम टैंकर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। प्रशासन मानसून पूर्व तैयारियों में जुटा है, लेकिन तपती रेत के बीच किसान बारिश और सुकाल के इंतजार में आसमान की ओर निहार रहे हैं। वैसे तो अकाल और बाड़मेर का बहुत ही पुराना नाता है, लेकिन इस बार हालात बहुत ही गंभीर हैं। न तो प्रशासन की ओर से कहीं राहत का इंतजाम दिख रहा है, न ही जानवरों के लिए कोई कैंप लगाए गए हैं। कुल मिलाकर स्थिति बेहद खराब है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि सब कुछ सामान्य है। कैमरामैन प्रेम के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, बाड़मेर। जैसलमेर, बाड़मेर और दूसरे शुष्क इलाकों में खेती बाड़ी और पशुपालन चुनौती भरा काम है। बारिश की मात्रा बहुत कम है और बारिश होती भी है तो अंतराल ज्यादा रहता है।
कृषि वैज्ञानिकों ने हाल के सालों में खेती, पशुपालन और बागवानी के क्षेत्र में कई ऐसी खोजें की हैं जो जमीन पर उतरे तो यहाँ की बड़ी आबादी का भला हो सकता है। देश के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर JC तरफदार से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने खास बातचीत की। डॉक्टर साहब, जो राजस्थान की बात आती है इसका एक बड़ा हिस्सा इवन गुजरात में भी और जगहों पर भी एरिड जोन जो कहते हैं जो है वो है, और यहाँ जो है बार बार जो है सूखा, अकाल और इस तरह की स्थितियाँ रहती हैं। आप लोग यहाँ इतना वर्षों से काम कर रहे हैं, किस तरह के चैलेंजेज हैं खासतौर पर जो किसान लोग हैं उनके सामने? एक्चुअली यहाँ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो पानी का है, और दूसरा चीज है जो यहाँ का मिट्टी यहाँ मिट्टी में बालू का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, जिसका वजह से और सॉइल एग्रीगेशन जो है एग्रीगेट बहुत कम है, माइक्रोबियल पॉपुलेशन कम है, जिसका वजह से पानी रुकना बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए हम क्या किया है, अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर काफी जोर दिया। हम लोग काफी वाटर रिटेंशन के लिए, जो वाटर रिटेंशन यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है, तो वाटर रिटेंशन के लिए हम लोग काफी वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। यहाँ क्या क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो कैसा है और उसमें कोई सुधार की गुंजाइश है? मेनली 4 क्रॉप एरिड रीजन्स में ग्रो किया जाता है, लेकिन अभी हम लोग जो दे रहा जो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, नहीं तो हॉर्टिकल्चर और एग्री हॉर्टी यू कैन से, और एग्री पास्टोरल। सो ग्रासेस का ऊपर भी जोर दिया जा रहा, जो एग्री पास्टोरल सिस्टम में हम इंसिस्ट कर रहा, जैसे उसका वजह से कम से ज्यादा माइक्रो बिल्डअप हो जाए और उससे हमारा फायदा हो। सर, एक जो बात करते हैं जो खेजड़ी है और ये यहाँ का प्राण वृक्ष कहा जाता है जो है, तो उस पर किस तरह का काम आप लोगों ने किया हुआ है? एक्चुअली खिचड़ी के ऊपर तो बहुत ज्यादा काम हुआ। उसका मेन प्रॉब्लम जो डिजीजेस है उसको कंट्रोल करने का भी कोशिश हुआ है। मौजूदा जो स्थितियां हैं उनमें बदलाव करने के लिए तो उसमें क्या कुछ करने की जरूरत है आपके हिसाब से, कि पॉलिसीज में क्या फोकस करें, क्या? एक्चुअली हम मेनली अभी मोनोक्रॉप बेस्ड है, सो हम मोनोक्रॉप बेस्ड ना जाके अभी एग्रोफॉरेस्ट्री, हॉर्टिपास्टोरल सिस्टम, हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देना है। अमेरिका ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता पर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत को सदस्यता मिलने से हथियारों की होड़ शुरू नहीं होगी, इससे परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग बढ़ेगा। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान को इन दोनों बातों को समझना होगा। अमेरिका कहता रहा है कि भारत मिसाइल तकनीक नियंत्रण की सभी जरूरतों को पूरा करता है। और इराक में फालुजा शहर पर कब्जे को लेकर लड़ाई जारी है। इराकी सेनाओं ने शनिवार को फालुजा पर हमले जारी रखे। सेना ने IS के आतंकियों के सुरंग नेटवर्क पर कब्जे का दावा किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सेना शहर के अंदर दाखिल हो गई है। शहर पर सेना की घेराबंदी है और जल्द फालुजा को आजाद करा लिया जाएगा। इसी बीच मानवीय मदद पहुंचाने में दिक्कतें आ रही हैं। शहर में अभी भी 50,000 नागरिक फंसे हैं। फालुजा पर 2014 से आतंकवादी संगठन IS का कब्जा है। और सीरिया में युद्ध विराम के बावजूद जारी हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि सीरिया में 6 लाख लोग हिंसाग्रस्त शहरों में अभी भी फंसे हुए हैं और उन तक राहत पहुंचाना बहुत जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि सीरिया में सभी पक्ष शहरों की घेराबंदी और नागरिकों तक रसद पहुंचाने के रास्तों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बेहद अमानवीय है। Mr. President, the continued use of siege and starvation as a weapon of war is reprehensible. We are continually monitoring the situation on the ground throughout Syria, and based on the latest information, we now estimate that some 592,700 people are currently living in besieged areas.
अर्जेंटीना में अदालत ने कोंडोर षड्यंत्र मामले में पूर्व तानाशाह रोनाल्डो बिग्नोन समेत 15 लोगों को हत्या, अपहरण और साजिश रचने का दोषी माना है। अदालत ने बिग्नोन को 20 साल की सजा सुनाई है, जबकि बाकी आरोपियों को 8 साल से लेकर 25 साल तक की सजा सुनाई गई है। कोंडोर षड्यंत्र 1970 के दशक में काफी मशहूर हुआ था। आरोप है कि तब रोनाल्डो बिग्नोन ने चिली, उरुग्वे, पैराग्वे, ब्राजील और बोलीविया के तानाशाहों के साथ मिलकर अपने वामपंथी विरोधियों के सफाई की साजिश रची थी। अमेरिका में बोनी तूफान के दक्षिणी कैरोलिना तट के करीब पहुंच गया है। तूफान की वजह से करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी है। इधर यूरोप में भी कई जगह तूफान और बारिश की खबरें हैं। फ्रांस में शनिवार को बिजली गिरने से 11 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। पोलैंड में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि जर्मनी में एक फुटबॉल मैदान पर बिजली गिरने से कम 30 लोग इसकी चपेट में आ गए। स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने रिकॉर्ड 11 बार यूरोपीय चैंपियंस लीग का खिताब अपने नाम कर लिया। मिलान में खेले गए फाइनल में रियल मैड्रिड ने अपने हमवतन एथलेटिको मैड्रिड को पेनाल्टी शूटआउट में 5-3 से हरा दिया। और आज अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस है। संयुक्त राष्ट्र 2002 से अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिकों को समर्पित इस दिन का आयोजन करता आ रहा है। इस मौके पर आज 4 भारतीय शांति रक्षकों और एक नागरिक समेत करीब 125 लोगों को यूएन पदक से सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस के मौके पर आज संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। मुख्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में होना है। यहाँ पिछले 1 साल के दौरान जान गंवाने वाले 124 शांति सैनिकों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। इनमें 4 शांति सैनिकों समेत 5 भारतीय शामिल हैं। Last year, 129 peacekeepers from 50 countries lost their lives due to malicious acts, accidents, and disease. It was the 12th time in the last 13 years that more than 100 blue helmets fell in 1 year. The tragic total since 1948 is nearly 3,500. दुनिया भर में 1,30,000 शांति सैनिक और गैर सैनिक कर्मचारी हैं। इनमें भारत के 8,112 शांति सैनिक शामिल हैं। इस समय कुल 20 शांति स्थापना मिशन काम कर रहे हैं। The United Nations is doing everything possible to protect civilians, end fighting, and create conditions for lasting peace. संयुक्त राष्ट्र की तरफ से शांति सैनिकों की पहली तैनाती 29 मई 1948 को यरूशलेम में की गई थी। तब सुरक्षा परिषद ने 36 सशस्त्र फौजी पर्यवेक्षकों को अरब देशों और इजराइल के बीच युद्ध विराम की निगरानी का काम सौंपा था। तब से शांति सैनिक 60 से ज्यादा शांति मिशनों पर तैनात किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कड़क आवाज, रौबदार चेहरा और दमदार अभिनय से लोगों के दिलों पर राज करने वाले पृथ्वीराज कपूर की आज पुण्यतिथि है। सिकंदर, आवारा, मुगले आजम और कल, आज और कल उनकी मशहूर फिल्में हैं। उन्हें फिल्म के एक क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उनका निधन 29 मई 1972 को मुंबई में हुआ। चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनाई सरकार की 2 साल की उपलब्धियां। भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की जताई प्रतिबद्धता। विपक्ष पर अवरोध खड़ा करने का आरोप। एनडीए सरकार की दूसरी सालगिरह समारोह पर राहुल गांधी की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, सरकार को नहीं किसानों की आत्महत्या की फिक्र, जश्न मनाने में है मशगूल। टिहरी में लगातार बादल फटने से 50 से ज्यादा घर तबाह। एक की मौत, 4 धाम यात्रा बाधित। केदारनाथ के रास्ते में फंसे सैकड़ों तीर्थयात्री। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 40 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। 9 महिलाएं समेत कई इनामी नक्सली शामिल। और इराक के फालुजा शहर में बिगड़े हालात। आईएस आतंकियों को निकालने के लिए हमले तेज। 50,000 से ज्यादा लोग फंसे।
फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए तरकश।